अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मर्केंशिया। तो मर्केंशिया के अंदर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मर्केंशिया की प्लांट बॉडी। तो हमें पता है जो मर्केंशिया है ये ब्रायोफाइट जो है इसका मेंबर है, ठीक है। ब्रायोफाइट है ये एक, ठीक है। तो जो इसकी प्लांट बॉडी होती है ये किस तरह की होती है ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसका थैलस का जो है वो स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे उसकी अनाटमी, ठीक है। तो उसको ऑब्जर्व करेंगे सामने से, मतलब कि उसका डॉर्सल और वेंट्रल व्यू लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उसको एक काटने के बाद थैलस वो होता है वो किस तरह का नजर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसकी सेलुलर डायग्राम देखेंगे और एट द एंड जो है हम उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे कि एक सिंगल सेल से किस तरह मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं, क्लियर। और एट द एंड हम इसका लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मर्केंशिया की प्लांट बॉडी की। तो प्लांट बॉडी जो होती है इसकी वो होती है थैलॉइडिड। थैलॉइडिड प्लांट बॉडी किस तरह की प्लांट बॉडी होती है, जिसके अंदर किसी भी किस्म का रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। एक थैलस होता है, एक मास होता है सेल का। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक थैलॉइडिड प्लांट बॉडी है जिसके अंदर कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है। ये एक मास है सेल्स का, ठीक है ना, जो मिलके जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और मुख्तलिफ प्रोसेसेस के अंदर जो होता है वो हिस्सा लेता है। तो एक थैलस होता है जस्ट, उसके अलावा और कोई लीफ लाइक, स्टेम लाइक या स्टॉक लाइक जो है वो स्ट्रक्चर या फिर रूट्स लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा क्या होगा कि ये अगर इसके कैरेक्टर्स में हमने सबसे पहले देखा कि प्लांट बॉडी जो है वो थैलॉइडिड होती है, ठीक है। और प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या है कि बारिश के बाद ये बिल्कुल चिपका हुआ नजर आता है ज़मीन के साथ, ठीक है ना। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जिस तरह कोई चीज़ ज़मीन के साथ चिपकी हुई है, क्लियर। और उसके अलावा जो होता है ये डोर्सी वेंट्रल होता है, डोर्सी वेंट्रल, मतलब कि डोर्सल और वेंट्रल व्यू इसका आता है। जिस तरह हमारा हाथ है ना कि ये और ये हिस्सा, ये डोर्सली भी फ्लैट होगा, वेंट्रली भी जो ये होगा ये क्या होगा, एक फ्लैट स्ट्रक्चर होगा। डोर्सल व्यू से भी फ्लैट है, वेंट्रल व्यू से भी ये एक फ्लैट सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उसके अलावा ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं, डाइकोटोमसली। तो डाइकोटोमसली ब्रांच का मतलब क्या है कि एक ब्रांच से ज़्यादा ब्रांचेस का निकलना है, ठीक है। मैं भी आपको यहाँ पे बताती भी हूँ कि डाइकोटोमसली ब्रांच के बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होना। ये एक ब्रांच है, यहाँ से इस पॉइंट से और ब्रांचेस का निकलना, फिर आगे ब्रांचेस का निकलना, मतलब कि एक ब्रांचेस का जो होता है वो बंच बना होता है ब्रांचेस का। इसको हम कहते हैं कि ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड कंडीशन है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है मर्केंशिया की प्लांट बॉडी होती है, ये सरफेस के साथ अटैचमेंट इसकी जो होती है ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। रूट लाइक सिस्टम होता है राइजाइड्स का। इन राइजाइड्स की हेल्प से ना जो ये मर्केंशिया की प्लांट बॉडी होती है ये अटैच होती है, अटैच टू सरफेस, ये सरफेस के साथ अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ दैट राइजाइड्स, क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि एक वेंट्रल जो सरफेस पे ये राइजाइड्स पाए जाते हैं थैलस की। तो भी आपको मैं डोर्सल और वेंट्रल व्यू जब समझाऊंगी तभी आपको पता चलेगा कि जिस तरह अब ये डोर्सल स्ट्रक्चर है ना, वेंट्रल मतलब कि नीचे वाली साइड के ऊपर पे से राइजाइड्स निकलेंगे और वही जो है वो सॉइल के साथ एंकरिंग प्रोवाइड करेंगे, सॉइल के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इनका जो थैलस होता है ना, थैलॉइडिड जो बॉडी होती है ये रिक्सिया से बड़ी होती है, 5 से 10 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। और अब हम इसकी बात करते हैं कुछ एक्सटर्नल फीचर की। एक्सटर्नली हम देखते हैं कि ये इसका जो थैलस होता है ये किस तरह का होता है, ठीक है। एक्सटर्नल व्यू ऑफ थैलस। तो एक्सटर्नली हम अगर इसका थैलस देखें तो थैलस के दो पार्ट होते हैं, एक डोर्सल व्यू होता है उसका और एक वेंट्रल व्यू होता है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 विद डायग्राम दोनों को स्टडी करेंगे, ठीक है। डोर्सल व्यू और वेंट्रल।
dorsal view of thallus of the Mertensia and here is the ventral view। तो फुल डिटेल से हम इसको देखेंगे और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है कि व्हाट इज़ दी व्यू ऑफ द बॉडी ऑफ द मर्केंशिया, कौन कौन सी व्यूज़ होते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल व्यूज़, या उसके अलावा डॉर्सल और वेंट्रल साइड्स के बारे में वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो अगर हम डॉर्सल व्यू की बात करें कि डॉर्सली कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, मिडरिब थैलस के ऊपर और गैमा कप, मिडरिब ये मैं आपको दिखाती हूँ एंड गैमा कप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्लैक कलर की जो लाइन है ये मिड रिब है। ठीक है ना, मिड रिब जो मेन स्ट्रक्चर के ऊपर है, एक जो मिड रिब है वो ये मेन मिड रिब है और इससे आगे भी मिड रिब्स गुजर रही हैं। ठीक है ना, निकल रही हैं आगे भी। तो मिड रिब जो होती है एक बैक बोन होती है थैलस की, जो थैलस को क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट ये प्रोवाइड करती है थैलस को। और जो मैंने ऑरेंज कलर से मार्क किए हुए हैं ये गैमा कप हैं। ठीक है, ये गैमा कप जो होते हैं ये हेल्प करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है ना, और जो इसके अलावा क्या है, हर मिड रिब के एपिकल पोर्शन पे, एपिकल पोर्शन होता है अपाइसिस वाला, एपिक्स वाला पोर्शन, जो जहाँ पे कोई भी चीज़ है उसके सबसे ऊपर वाली जो जगह होती है, तो यहाँ पे जो मिड रिब का एपिकल पोर्शन है ये वाला है एपिकल पोर्शन। तो यहाँ पे क्या पाई जाती है, यहाँ पे एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, मतलब वहाँ पे मास जो होता है वो नहीं होता। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इरेगुलर सी इस तरह की शेप जो बनी हुई है, ठीक है ना, ये जो जगह है ना इसको क्या कहते हैं, नॉट, जहाँ पे टिश्यूज नहीं होते। ठीक है, तो एपिकल पार्ट ऑफ ईच मिड रिब हैज़ नॉच प्रेजेंट इन इट। अभी हम डॉर्सल व्यू की बात ये कर रहे हैं। मिड रिब होगी, मिड रिब जो होगी ये एक बैकबोन होती है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है थैलस को। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, गैमा कप पाए जाएंगे। गैमा कप जो होते हैं ये हेल्प करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर। तो अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि गैमा कप किस तरह जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। क्लियर, तो ये क्या है, ये डॉर्सल व्यू है। अब हम बात करते हैं वेंट्रल व्यू की। तो वेंट्रल व्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, वेंट्रल सरफेस पे स्केल्स एंड राइजाइड्स। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि स्केल और राइजाइड्स के कौन कौन से होते हैं। जो कि मैंने ब्लैक कलर से मार्क किए हैं ना, ये है राइजाइड्स। राइजाइड्स वो स्ट्रक्चर है जो एंकरिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, ये हेल्प करता है एंकरिंग के अंदर। जिस तरह के रूट्स होती हैं ना प्लांट्स के अंदर, तो जो ये होते हैं ना ब्रायोफाइट्स, इनके अंदर राइजाइड्स होते हैं, इनको हम रूट लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। इनका जो फंक्शन होता है वो एंकरिंग प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, और ये ब्लू और जो है पिंक कलर से मार्क किए हुए हैं ये है हमारे पास स्केल्स। तो ये स्केल्स भी दो टाइप के होते हैं। जो ये ब्लू कलर से मार्क किए हुए हैं ये कौन से हैं, ये है हमारे पास अपेंडिकुलेट स्केल्स। ठीक है, और जो ये पिंक कलर से मार्क किए हुए हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लिग्यूलेट स्केल्स। तो अपेंडिकुलेट स्केल्स जो ये ब्लू कलर से मार्क किए हुए हैं, अगर मैं इनका आपको फंक्शन बताऊं कि ये मिड रिब पर होते हैं। ठीक है ना, और ये इनर जो रो होती है ना, एक इनर रो होती है जो क्लोज्ड होती है मिड रिब के साथ। ठीक है, अपेंडिकुलेट स्केल्स के अंदर भी एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ होती है जिसको हम अपेंडिक्स और नेक कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो अगर लिग्यूलेट जो पिंक कलर से मार्क किए हुए हैं तो ये कहाँ पे होते हैं, ये मार्जिन पे होते हैं। ठीक है ना, ये मार्जिन पे होते हैं मिड रिब की, और ये स्मॉल होते हैं एज साइज कंपेयर टू दी अपेंडिकुलेट स्केल्स। ठीक है, और ये जस्ट लाइक डॉट्स होते हैं जो लिग्यूलेट स्केल होते हैं। तो स्केल्स कहाँ पे होते हैं, ये मिड रिब के साथ साथ होते हैं। मिड रिब के ज़्यादा करीब कौन होते हैं, अपेंडिकुलेट, और मिड रिब से दूर दूर जस्ट लाइक डॉट्स जो ये पिंक कलर में मार्क किए हैं मैंने, ये कौन से होते हैं, लिग्यूलेट स्केल्स। ठीक है, स्केल्स की भी बात कर ली। राइजाइड्स, ये नीचे राइजाइड्स हैं, ये जो हेल्प करते हैं किसके अंदर, वाटर अब्जॉर्प्शन के अंदर, जस्ट लाइक रूट्स इन प्लांट्स। तो जो अगर हम बात करें नेक्स्ट स्केल्स की ही कैटेगरीज की, तो जो ये हमारे पास स्केल्स की अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये हमारे पास क्या है, लिग्यूलेट स्केल। ठीक है, एक सिंपल स्केल्स हैं। ठीक है, जो कि एक जस्ट लाइक छोटे से स्केल्स हैं जो डॉट्स की तरह ये साइड पे जो मैंने पिंक कलर से मार्क किए हैं उस तरह पाए जाते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास नेक्स्ट है अपेंडिकुलेट स्केल। तो अपेंडिकुलेट स्केल के अंदर ना अगर आप देखेंगे ये जो रीजन है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। जो ये साइड पे है ना, इसको कहते हैं हम नेक रीजन, और नीचे वाले रीजन को पैरेन्काइमस रीजन, जो कि मल्टी सेलुलर होता है। तो मैं भी आपको यहाँ पे बताती भी हूँ कि जो ये वाला रीजन है ना ऊपर वाला, इसको कहते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, जो ये नीचे स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरह,
करके जो यहाँ पे है ना जो रीजन जो अंदर को फोल्ड हुआ है उसको हम कहते हैं नेक, और जो नीचे है फुल स्ट्रक्चर उसको हम कहते हैं पैरेन्काइमाटस। ठीक है, तो अगर हम बात करें अपेंडिक्स और नेक की, जो अपेंडिक्स और नेक है ना हमारे पास, ये क्या है, ये कि एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ है। ठीक है ना, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इस पैरेन्काइमाटस रीजन को। ठीक है, और ये पैरेन्काइमाटस रीजन है ये स्टोरेज करता है फूड की। ठीक है ना, और स्टोरेज करता है और ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है थैलस को। ठीक है, तो हमारे पास अभी हमने राइजोइड्स की भी बात कर ली है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो हमने यहाँ पे स्केल्स की भी बात कर ली है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं राइजोइड्स की टाइप की भी। स्केल्स की बात कर ली है। ठीक है, आपने नोट कर लिया है, अगर नहीं किया तो वीडियो को दोबारा रिवर्स करके नोट कर लें। इसके रीजन जो ये नेक रीजन है, ये अपेंडिक्स रीजन है और ये पैरेन्काइमाटस रीजन है। ये हमारे पास कौन सा है, अपेंडिक्यूलेट स्केल, और ये कौन सा है, लिग्यूलेट स्केल। तो अभी हम राइजोइड्स की जो है कैटेगरीज की भी बात करते हैं यहाँ पे। तो राइजोइड्स की भी दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है हमारे पास स्मूथ वॉल्ड राइजोइड और दूसरा होता है हमारे पास ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। ये वाला है ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड जिसके अंदर पेग लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ये है हमारे पास स्मूथ वॉल्ड राइजोइड। स्मूथ वॉल्ड राइजोइड ने क्या करना होता है, एंकरिंग करनी होती है। ठीक है, और ये है ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स जिसके अंदर जो ये नॉचेस सी पाई जाती हैं, अंदर की तरफ स्ट्रक्चर पाया जाता है इस तरह बेंड हुआ हुआ। इसको हम, जो ये बेंडिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं, पेग लाइक स्ट्रक्चर, पेग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास कौन सा है, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। क्लियर, ये ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड है हमारे पास। तो ये हेल्प करते, ये कौन सा है, ये करता है ये करता है एंकरिंग। और जो ये हमारे पास ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स है इसका क्या फंक्शन है, एंकरिंग प्लस अब्सॉर्प्शन। ठीक है, एंकरिंग प्लस वाटर अब्सॉर्प्शन। क्लियर, ये दोनों काम करता है। तो हमने यहाँ पे अब स्केल्स की भी बात कर ली, राइजोइड्स की भी बात कर ली है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इसका जो वर्टिकल एक सेक्शन, इसको कटिंग के बाद इसकी एनाटॉमी की बात करते हैं थैलस की। तो अभी हम बात करते हैं एनाटॉमी मर्केंशिया के थैलस की, एनाटॉमी ऑफ थैलस। ठीक है, तो अगर हम एनाटॉमी में इसका वर्टिकल सेक्शन हम देखेंगे, एक वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन किस तरह देखेंगे, इसको कट करने के बाद। ठीक है, आफ्टर कटिंग, कट करने के बाद इसका वर्टिकल सेक्शन देखेंगे कि वर्टिकली इसको कट करके ना इसके अंदर दो जोन्स हमें नजर आते हैं। एक ऊपर वाला जो होता है वो कौन सा जोन होता है, अपर जोन, ये वाला। ठीक है, और नीचे वाला कौन सा जोन होता है हमारे पास, यहाँ पे लोअर जोन। ठीक है, जो अपर जोन होता है ना ये वर्टिकल कटिंग की है हमने इसके एक पार्ट की। ठीक है, हमारे पास एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, उसके बाद हम जो करेंगे इंटरनल सेक्शन भी इसका देखेंगे। तो ऊपर वाला है अपर जोन, नीचे वाला है लोअर जोन। जो ऊपर वाला है इसके अंदर क्लोरोफिल आपको नजर आ रही है, ये है फोटोसिंथेटिक जोन, और नीचे वाला है स्टोरेज जोन। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो अपर जोन है इसके अंदर एक तो फोटोसिंथेटिक, ये ग्रीन कलर से जो मार्क किए हैं फोटोसिंथेटिक सेल है, इसके अंदर क्लोरोफिल है, इसीलिए मैंने ग्रीन कलर से इसको मार्क किया। और जो ये पिंक कलर से मार्क किए हैं ये हमारे पास स्टोमेटा है जो ओपन हुए हुए हैं और एयर पोर्स हैं। ठीक है ना, इसको हम एयर पोर्स भी कहते हैं। ये गैसियस एक्सचेंज के लिए ये बैरल शेप्ड स्टोमेटा इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो अपर जोन है ये वाला, ये ऊपर वाला, और नीचे वाला कौन सा है, लोअर जोन। जो अपर जोन है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल सेल, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स। ठीक है, और इसके अंदर कौन से पाए जाते हैं, स्टोरेज सेल। ठीक है, ये स्टोर करते हैं। तो फिर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑब्वियसली क्या करवाएंगे, फोटोसिंथेसिस। क्लियर, और स्टोरेज सेल क्या करेंगे, फूड स्टोर।
ठीक है। और जो ये ग्रीन कलर से मार्क किए हैं ये क्या है, ये हमारे पास क्लोरोफिलस सेल्स हैं जो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है, और फूड बनाएंगे। और जो यहाँ पे फूड बनेगी ये कहाँ पे स्टोर होगी, नीचे। स्टोरेज सेल इस फूड को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और जो ये पाए जाते हैं पिंक कलर से जो बनाए हुए हैं ये क्या है हमारे पास, स्टोमेटा, ठीक है, जो क्या होते हैं, बैरल शेप्ड। क्लियर। और जो ये दरमियान में क्या है, पोर। इस पोर का फंक्शन क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज, गैसेस ये एक्सचेंज करते हैं। क्लियर। तो उसके बाद हम बात देखते हैं इसकी सेलुलर डायग्राम की। तो अभी हम बात करते हैं इसके सेलुलर सेक्शन की, मतलब इसकी सेलुलर डायग्राम की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सेलुलर डायग्राम है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा तो ये क्वेश्चन, तो आपने ज़रूर ये डायग्राम ड्रा करनी है। और मैं अब आपको इस डायग्राम के 1 बाय 1 तमाम पार्ट समझा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले है इसके अंदर ये वाले पोर्स, जो दो पिंक लाइनों के दरमियान मैंने पोर्स ड्रा किए हुए हैं, ये बैरल शेप्ड स्टोमेटा है जिनके दरमियान में पोर है। ये क्या कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल दी फ्लो ऑफ गैसेस एंड दी वाटर वेपर्स। गैसेस और वाटर वेपर्स का ये फ्लो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल कर रहे हैं गैसेस और वाटर वेपर्स के फ्लो को, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके नीचे आप आओगे तो आप ये देख सकते हैं ग्रीन कलर से मार्क किए हुए हैं, ये दोनों क्या हैं इसके अंदर, ये वाले ये है हमारे पास क्लोरोफिलस सेल्स, ठीक है ना। फोटोसिंथेटिक सेल्स जिसको हम कहते हैं, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये एक फिलामेंटियस फोटोसिंथेटिक सेल होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट है तो ऑब्वियसली ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनके दरमियान में जो ये वाइट जो स्ट्रक्चर है, जो मैंने ब्लैक से मार्क कर रही हूँ, ब्लैक मार्कर से, ये वाला ये सारा स्ट्रक्चर कौन सा है, एयर चैम्बर है। इसके अंदर एयर फील्ड होती है, इसीलिए फिर ये एयर जो है जब ये रेस्पिरेशन करते हैं और उसके बाद फोटोसिंथेसिस करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, तो यहाँ से ये गैसेस बाहर की तरफ निकल जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, स्टोरेज। अब हमने फोटोसिंथेटिक रीजन, ये था फोटोसिंथेटिक रीजन, जो ये सारा जहाँ पे क्लोरोफिल थी। उसके बाद है हम बात करते हैं नीचे उसके, ये वाले जो सेल्स हैं, ये भी सेल्स जो होते हैं, ये ऊपर तो आउटर एपिडर्मस है, ठीक है, ये एपिडर्मस है, ये भी जो है ये भी एक लेयर है सेल्स की। उसके नीचे जो है ये सारा जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो ग्रीन कलर से मार्क किए हुए हैं, इसके अंदर भी ये क्लोरेनकाइमा सेल्स हैं। ये भी जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाते हैं क्योंकि इसके अंदर भी क्लोरोफिल मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नीचे आ जाता है स्टोरेज रीजन। ये सारा जो है दो सेल्स का, यहाँ ये वाला ये क्या है, ये हमारे पास स्टोरेज रीजन है। ये पैरेन्किमेटस सेल से मिलके बने होते हैं। इसके अंदर स्टोरेज होती है मुख्तलिफ चीज़ों की, ठीक है। इसको हम स्टोरेज रीजन भी कहते हैं। तो कुछ जो होते हैं, कुछ स्टार्च ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, ये स्टार्च ग्रेन है, ठीक है। कुछ जो होते हैं ये ऑयल को जो होते हैं वो स्टोर करते हैं। और कुछ जो होते हैं इसके अंदर म्यूसिलेज वगैरह जो होती है ये स्टोर होती है, ठीक है ना। कुछ स्टार को स्टोर करते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं, स्टार्च ग्रेन को। कुछ सेल्स होते हैं वो ऑयल को यहाँ पे स्टोर किया जाता है, और कुछ जो होते हैं ये म्यूसिलेज को स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे ये वाली लेयर है, ये हमारे पास लोअर एपिडर्मस है, ठीक है। ये जो लोअर एपिडर्मस है ये सिंगल लेयर होती है, और इस लोअर एपिडर्मस के नीचे यहाँ से राइजाइड्स निकलते हैं। ये क्या है, यहाँ से निकल रहे हैं राइजाइड्स, तो ये निकलते हैं लोअर एपिडर्मस से। और ये राइजाइड्स क्या करते हैं, एंकरिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये एंकरेज करते हैं, ये वाले जो राइजाइड्स होते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे बात कर ली, यहाँ पे राइजाइड्स के साथ साथ कुछ स्केल्स भी इसके बैक वाले पोर्शन पाए जाते हैं, उसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो अभी मैं आपको दोबारा भी बता देती हूँ, अपर एपिडर्मस है, अपर एपिडर्मस के नीचे ये वाले जो सेल्स हैं ये क्या है हमारे पास, क्लोरोफिलस सेल्स हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे खुराक बनती है। उसके नीचे जो सेल्स हैं जो ग्रीन कलर से मार्क किए, ये क्लोरेनकाइमा सेल्स हैं, इनके अंदर भी क्लोरोफिल होती है, तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस होगी। उसके नीचे जो ये वाला रीजन है ये हमारे पास है स्टोरेज रीजन। स्टोरेज
रीजन। स्टोरेज रीजन के अंदर ऑब्वियसली स्टोरेज होगी, तो कुछ स्टार्च ग्रेन यहाँ पे स्टोर होते हैं, कुछ ऑयल के जो होते हैं वो सेल ऑयल के जो ड्रॉप्स होते हैं यहाँ पे स्टोर होते हैं, कुछ म्यूसिलेट यहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है। तो स्टोरेज रीजन के एट द एंड यहाँ पे क्या है, लोअर एपिडर्मस, और लोअर एपिडर्मस में से डिफरेंट राइजाइड्स निकलते हैं जो एंकरिंग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन मर्केंशिया। तो अभी हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन मर्केंशिया। तो मर्केंशिया के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसके अंदर किसी भी किस्म का सेक्सुअल सेल जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, जस्ट जो होते हैं सोमैटिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो इसके अंदर किसी भी किस्म का सेक्सुअल सेल इन्वॉल्व नहीं होता है। तो अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं डेथ एंड डीके मेथड। डेथ एंड डीके मेथड। तो डेथ और डिके मेथड में क्या होता है, इसमें सबसे पहले एक प्रोग्रेसिव ग्रोथ होती है एपिकल रीजन की, और ओल्डर रीजन की डेथ होना शुरू हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ से ही समझाऊंगी। जो ये रीजन है ना आगे वाला एपिक्स, तो आपने एक चीज़ बड़ी गौर से याद रखनी है। एपिक्स कहते हैं सबसे अपर मोस्ट रीजन को, ठीक है। और ओल्डर रीजन ऑब्वियसली नीचे वाला ही होगा क्योंकि यहाँ से ग्रोथ हो रही है, क्योंकि आगे आगे न्यू रीजन बन रहा है और पीछे वाला रीजन ओल्डर होता जा रहा है। तो एपिकल रीजन की क्या हो रही है, प्रोग्रेसिव ग्रोथ हो रही है, मतलब कि वो ग्रो कर रहा है, टाइम बाय टाइम ग्रो कर रहा है, प्रोग्रेस हो रही है उसकी, ठीक है। और जो पीछे वाला ओल्डर रीजन है उसके जो सेल्स हैं उसकी डेथ हो रही है, वो डिके कर रहे हैं पीछे वाले सेल्स, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव ग्रोथ जब होगी, आगे वाला रीजन ग्रो करी जा रहा है, पीछे वाले रीजन की डेथ हो रही है, तो एट द एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें जो ये वाला रीजन है, जब ये पीछे से डेथ हो जाएगी तो ये आपके सामने लहता भी करती हूँ, ये और ये सारे लहता हो गए हैं इससे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वन बाय वन डेथ की वजह से पीछे वाले रीजन की आगे वाले जो स्ट्रक्चर थे एपिकल रीजन के अलहदा हो गए हैं। और ईच पार्ट जो डेथ और डिके के बाद बचता है, हर पार्ट एपिकल रीजन का हर पार्ट जो होगा वो न्यू प्लांट बॉडी के अंदर चला जाएगा। जो मतलब कि एक थैलस के 4 थे एपिकल रीजन के अंदर, ठीक है ना, 4 इसकी ब्रांचेस थी इसकी मिड रिब की। तो जब पीछे से ओल्डर रीजन यहाँ से डेथ होती गई, ये तो हो गया सारा ख़त्म, डेथ होगी इसकी। जो पीछे स्ट्रक्चर बचे थे, ये जब सबस्ट्रेट के ऊपर गिरेंगे, सॉइल के ऊपर गिरेंगे, तो ईच पार्ट जो होगा वो अपना एक न्यू थैलस बना लेगा, ठीक है। तो डेथ एंड डिके मेथड इंक्लूड द प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ द एपिकल रीजन, आगे वाले रीजन की प्रोग्रेसिव ग्रोथ, एंड डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर रीजन, और जो कि पुराना रीजन है इसकी डेथ और डिके हो जाती है, ठीक है। तो ये जो न्यू रीजन एपिकल रीजन होता है, ये हर रीजन अपना एक न्यू थैलस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अपना एक न्यू थैलस बना लेता है, ठीक है। तो अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस, बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस। तो एडवेंटिशियस ब्रांचेस में क्या होता है कि ब्रांचेस जो होती हैं ये स्टार्ट हो जाती हैं ग्रो करना, ठीक है, एक साइड से, और दूसरी साइड से ये क्या हो जाती हैं, ये डीटैच हो जाती हैं, ठीक है ना। मतलब कि बहुत ज़्यादा जब ओवर ग्रोथ हो जाती है ब्रांचेस की, तो एक साइड से जो होती है वो गिरना शुरू हो जाती हैं। एडवेंटिशियस ब्रांचेस किसी भी साइड से निकलना शुरू हो जाती हैं और फिर नीचे सबस्ट्रेट के ऊपर गिर के फ्रेगमेंटेशन के जरिए मतलब कि फ्रेगमेंट साइड पे गिर जाता है और एक न्यू थैलस बना लेता है। और थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ, बाय गैमा कप फॉर्मेशन। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि गैमा कप जो होते हैं ये पाए कहाँ पे जाते हैं, ठीक है, थैलस पे, ठीक है। तो आप
ये देख सकते हैं कि थैलस की सरफेस के ऊपर गैमा कप पाए जाते हैं, ठीक है। ये थैलस की सरफेस के ऊपर ये प्रोड्यूस होते हैं और ये एक जो है वो व्यू है गैमा कप का। एक स्पेसिफिक अमाउंट में जो होते हैं ये वाटर ये थैलस के साथ अटैच हुए हैं, ठीक है, एक जो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर की मदद से। और ये सारा जो है ये गैमा कप है। तो ये क्या किया इसने, ये स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर इसने वाटर को अब्जॉर्ब किया, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के अंदर ग्रीन कलर के क्लोरोफिलस टिश्यूज भी इसके अंदर पाए जाते हैं। मतलब कि इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये किसी सबस्ट्रेट के ऊपर गिर के खुद फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक तैयार कर सके, ठीक है। तो ये गैमा कप जो होते हैं ये वाटर अब्जॉर्ब करते हैं स्पेसिफिक अमाउंट में। और जब स्पेसिफिक अमाउंट में वाटर अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये स्वेल कर जाते हैं। और जब ये स्वेल कर जाते हैं तो ये सेपरेट हो जाते हैं मेन स्टेम से, सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो इंडिपेंडेंट है, उनके पास क्लोरोफिल है, ये खुद अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक अमाउंट में वाटर ऑब्टेन करना ही इनका एक मकसद होता है। इसके साथ थैलस के साथ जब लगे होते हैं और जब ये वाटर ऑब्टेन कर लेते हैं तो ये इस तरह लगे होते हैं थैलस के साथ। और जब वाटर लेके ये स्वेल कर जाते हैं तो इस तरह ये गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये गिर जाते हैं किसी भी जगह। तो ये जब ये वाटर ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है, ये अब यहाँ से ये गिर जाते हैं। अब ये पिंक कलर में जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये है इसके अंदर क्या, इसके अंदर की राइजोइडल सेल है। अब सेल मौजूद है राइजोइडल, तो मतलब कि राइजोइड्स भी इससे बनेंगे। और जब ये गिर जाते हैं किसी सबस्ट्रेट के ऊपर तो ये राइजोइडल सेल्स जो होते हैं ये अपने राइजोइड्स निकालते हैं, ठीक है। और राइजोइड्स का हमें पता है मकसद क्या है, फिक्सेशन करना। तो ये पिंक कलर के सेल क्या हैं, राइजोइडल सेल। और सबस्ट्रेट के ऊपर, सूटेबल सबस्ट्रेट के ऊपर गिरने के बाद ये क्या बनाते हैं, राइजोइड्स, ठीक है। और ये फोटोसिंथेटिक सेल, इनके पास क्लोरोफिलस सेल है जो ग्रीन कलर में है, क्लोरोफिलस सेल्स। क्लोरोफिलस सेल्स मौजूद है तो इसका मतलब है ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगी, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अभी हमने इसकी जो है रिप्रोडक्शन इस तरह भी बात कर ली कि किस तरह हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर होती है। तो अब हम बात करते हैं इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो अभी हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मार्केंशिया में, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती है ओगेमस टाइप की। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर स्पर्म और एग होंगे, ठीक है ना। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगेमस टाइप की होती है। तो ओगेमस टाइप की रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि जो सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स जो सेल्स होते हैं ना, गैमेट्स जो होते हैं हमारे पास, ये साइज और फॉर्म में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ओगेमी के अंदर लार्ज फीमेल गैमेट होता है, ठीक है, जिसको हम एग कहते हैं। और ये क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। और स्मॉल मेल गैमेट होता है जिसको हम स्पर्म कहते हैं और ये मोटाइल होता है, ठीक है। तो ओगेमी जो होती है, ओगेमस टाइप की होती है। तो हम आगे बात करते हैं इसके अंदर मेल और फीमेल थैलस की। तो मेल और फीमेल थैलस, मेल थैलस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फीमेल थैलस, क्लियर। तो अगर हम मेल थैलस की बात करें, मेल थैलस कौन सा होता है, जिसके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगता है, ठीक है। तो हमारे पास ये है एक मेल थैलस, इसके ऊपर ये लगा हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो स्टाक होती है ना, जो इस थैलस में से निकल रही है, इसको हम कहते हैं एंथ्रीडियोफोर, एंथ्रीडियोफोर, ठीक है। और ये जो होता है ना स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको हम कहते हैं एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। तो एंथ्रीडियम किसकी मदद से लगता है थैलस पे, एंथ्रीडियोफोर। एंथ्रीडियोफोर क्या है, ये एक स्टाक है, ठीक है, मेल थैलस के ऊपर। और ये जो होते हैं 4 to 8 लोब होते हैं यहाँ पे इस एंथ्रीडियम में, 4 to 8 लॉब्स होंगे, ठीक है। और जो ये लॉब्स होंगे इनके दरमियान में पाए जाते हैं, 4 to 8 लॉब्स के दरमियान में क्या पाए जाते हैं, एंथ्रीडिया, जिसमें फिर एंथ्रोजॉइड्स लगते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीमेल थैलस की।
तो फीमेल जो थैलस होगा उसके ऊपर क्या लगेगा, आर्चिगोनियोफोर, और आर्चिगोनियोफोर के ऊपर लगेगी आर्चिगोनिया। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये जो स्टाक है ये है फीमेल थैलस, ठीक है। ये क्या था, मेल थैलस। इसके ऊपर ये क्या लगी हुई है, आर्चिगोनियोफोर, क्लियर। और ये ऊपर क्या है, आर्चिगोनिया, क्लियर। तो आर्चिगोनियोफोर आर्चिगोनिया, तो ये आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनिया नहीं आर्चिगोनियम, ठीक है, मतलब कि प्लूरल है ये। तो ये जो हमारे पास आर्चिगोनियम है इसके अंदर 10 to 15 लॉब्स पाए जाते हैं। इट हैव 10 to 15 लॉब्स, एंड बिटवीन दीज लॉब्स, इन लॉब्स के दरमियान में, ठीक है ना, आर्चिगोनिया पाई जाती है। बिटवीन दीज लॉब्स व्हाट इज प्रेजेंट, आर्चिगोनिया इज प्रेजेंट, क्लियर। तो अभी हमने यहाँ पे मेल और फीमेल थैलस की भी बात कर ली। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया की डेवलपमेंट किस तरह होती है एक सिंगल सेल से। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक सिंगल सेल से ये एंथ्रीडियोफोर और एंथ्रीडिया किस तरह बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेल हमारे पास होगा, ठीक है, एक सिंगल सेल थैलस के किसी भी पोर्शन में से, ये हमारे पास है थैलस, ठीक है, इसके ये है थैलस हमारे पास, थैलस के किसी भी पोर्शन में से एक सेल होगा जो होगा इसको डोर्सल रीजन के ऊपर, ठीक है ना। ये है थैलस की डोर्सल रीजन, ठीक है, ऊपर वाली, और ये है वेंट्रल रीजन। तो डोर्सल रीजन में से थैलस के किसी भी हिस्से में से एक सेल आएगा जो एक्ट करेगा इंथ्रीडियल इनिशियल के तौर पर, ठीक है। तो ये सेल था जिसके अंदर ये पिंक कलर का न्यूक्लियस है, एंथ्रीडियल इनिशियल के तौर पर ये वर्क कर रहा है, क्लियर। तो उसके बाद क्या होगा कि ये इंथ्रीडियल इनिशियल वाला सेल ये डिवाइड करेगा, ठीक है, इसके अंदर होगी डिवीजन, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन में डिवाइड करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा दो सेल्स के अंदर, ठीक है। ऊपर वाले सेल्स को हम आउटर सेल कहते हैं और नीचे वाले सेल को हम बेसल सेल कहते हैं, आउटर सेल एंड बेसल सेल, ठीक है। ये डिवीजन हुई एक सेल में जिसको हम इंथ्रीडियल इनिशियल कहते थे, ऊपर वाले सेल को कहते हैं आउटर सेल, और जो नीचे सेल था इसको क्या कहा गया, बेसल सेल, क्योंकि ये बेस वाले पोर्शन में था, क्लियर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों सेल्स जो थे ये आगे फर्दर डिवाइड, इनमें से फिर फर्दर डिवाइड करना है ऊपर वाले सेल ने। तो ये आउटर सेल है जो ये डिवाइड कर गया है, तो ये आउटर सेल डिवाइड कर गया और ऊपर वाला सेल बन गया है एंथ्रीडियल सेल, प्राइमरी इंथ्रीडियल सेल, और नीचे वाला जो सेल था ये बन गया है प्राइमरी स्टाक सेल। तो ये प्राइमरी स्टाक सेल से ही नेक्स्ट जो होनी है स्टाक जो होनी है वो निकलनी है, ठीक है ना, जो जिसने इंथ्रीडिया को अटैच करवाना है थैलस के साथ। तो नेक्स्ट यही स्टाक जो थी इस प्राइमरी स्टाक सेल से निकलनी है, जो प्राइमरी इंथ्रीडियल सेल है इससे ऑब्वियसली इंथ्रीडिया ही निकलना है, और नीचे है हमारे पास बेसल सेल। तो ये आउटर सेल ने क्या किया, डिवाइड और कन्वर्ट हो गया प्राइमरी। बहुत ही गौर से सुनना है आपने, ठीक है ना, और साथ साथ नोट करना है, और अगर कोई बुक है तो उसको भी साथ रखना है ताकि अच्छे तरीके से समझ लग जाए, ठीक है। ऊपर वाला है प्राइमरी इंथ्रीडियल सेल और नीचे वाला कौन सा है, ये सेकंड नंबर पे जो है ना सेल, ये वाला, ये है प्राइमरी स्टाक सेल। बेसल सेल अभी इसी तरह ही है। अब क्या होगा, अब प्राइमरी इंथ्रीडियल सेल के अंदर होगी डिवीजन, ठीक है, इसके अंदर क्या होगी, डिवीजन, ठीक है। जो स्टाक सेल है इसने स्टाक बनानी है, ठीक है ना, तो प्राइमरी इंथ्रीडियल सेल ने करना है अब डिवाइड। तो इसने डिवाइड करके क्या बनाना है, तो जो ये प्राइमरी इंथ्रीडियल सेल है इसने करना है डिवाइड,
ठीक है, और डिवाइड करके ये सबसे ऊपर क्या बनाना है, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, ठीक है, और उससे नीचे क्या है, प्राइमरी जैकेट सेल्स, जिसने जैकेट्स बनानी है इंथीरिया के गिर्द और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना। तो हम उस जैकेट की भी बात करेंगे, किस तरह ये बनाएगा, ये मैं आपको अभी भी दिखा देती हूँ। जो ये बनाया है इंथीरिया के गिर्द, जो ये जैकेट है ना सेल्स की, ठीक है, ये इसी ने बनाने हैं, जो सेकंड नंबर पे जैकेट इनिशियल सेल है, ठीक है ना, जैकेट प्राइमरी जैकेट सेल्स है। तो ये प्राइमरी इंथीरियल सेल डिवाइड किया है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको पार्ट्स भी लिखवा देती हूँ। जो सबसे ऊपर है ये क्या है, फर्स्ट नंबर पे बनेगा इसकी डिवीजन से प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, एंड्रोगोनियल सेल, ठीक है। और उसके बाद है सेकंड नंबर पे हमारे पास है प्राइमरी जैकेट सेल, ये दूसरे नंबर पे है प्राइमरी जैकेट सेल, क्लियर। तो ये प्राइमरी जैकेट सेल है, ठीक है, दूसरे नंबर वाला। और ये स्टॉक सेल वगैरह तो यहाँ पे मौजूद है, जिसने नेक्स्ट जाके स्टॉक बनानी है, ठीक है। तो प्राइमरी जैकेट सेल है, इसने फिर क्या करना है, इसने भी नेक्स्ट क्या बनानी है, जैकेट बनानी है, जैकेट फॉर्म जैकेट अराउंड एंथीरिया। वो मैं आपको जैकेट भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने पहले भी आपको दिखा दी थी। जो ये जैकेट लाइक स्ट्रक्चर है ना, मैं इसके साथ मार्कर के साथ ये जो स्ट्रक्चर है ये बनाना है प्राइमरी जैकेट सेल ने। और प्राइमरी एंड्रोगोनियल और प्राइमरी जैकेट सेल डिवीजन से बने हैं प्राइमरी इंथीरियल सेल की, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको मैं बताती हूँ कि अब प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स ने भी, जो ये है ना, इन्होंने भी जाना है डिवीजन में, ठीक है। इनके अंदर भी क्या होनी है, डिवीजन। और डिवीजन करके इन्होंने क्या बनाना है इन्होंने बनाने एंथ्रोसाइट मदर सेल्स, इन्होंने डिवीजन करके बनाने हैं एंथ्रोसाइट्स मदर सेल्स, ठीक है ना। एंथ्रोसाइट मदर सेल्स यहाँ पे बनेंगे, जिसने नेक्स्ट डिवीजन करके एंथ्रोजॉइड्स बनाने हैं। एंथ्रोजॉइड्स हमें पता है ये क्या होते हैं, स्पर्म को कहते हैं हम एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है। तो ये एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन के अंदर नेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इसने डिवीजन प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल ने करनी है और क्या बना देना है, एंथ्रोसाइट मदर सेल्स। और एंथ्रोसॉइड मदर सेल्स ने नेक्स्ट क्या होना है, एंथ्रोसॉइड मदर सेल ने नेक्स्ट डिवाइड करना है और क्या बन जाना है, एंथ्रोजॉइड्स। तो एंथ्रोसाइट मदर सेल ने डिवाइड करना है और क्या बन जाना है, एंथीरोजॉइड्स, ठीक है। एंथीरोजॉइड्स इधर हमारे पास आ जाने हैं। और जो जैकेट सेल्स है, ये प्राइमरी जैकेट सेल्स ने डिवाइड करके ये जैकेट बना दी। और अंदर जो ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है ये एंथ्रोसॉइट मदर सेल ने, और इसके बाद इन्होंने डिवीजन करके क्या बना देने हैं, एंथीरोजॉइड, क्लियर। एंथीरोजॉइड क्या होगा, एक जो स्पर्म होगा उसको हम कहेंगे, ठीक है, इसके अंदर फ्लैचला होंगे तो इसने फिर जाके बाद में जो डिटेक्ट कर लेना है एग को कीमोटैक्सिस के ज़रिए और फिर जाके फर्टिलाइजेशन करवा देनी है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि किस तरह जो है डेवलपमेंट हुई है इंथीरिया की। और एट द एंड ये हमारे पास इंथीरिया है जिसके अंदर जैकेट सेल्स भी मौजूद हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसके अंदर एंथ्रोजॉइड्स भी बन चुके हैं, ठीक है, जिसको हम स्पर्म कहते हैं। और इन्होंने जाके फिर आगे क्या करवा देनी है, फर्टिलाइजेशन। तो डेवलपमेंट ऑफ इंथीरिया की बात कर ली है हमने। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम। तो अब हम बात करते हैं किस तरह आर्चिगोनिया की डेवलपमेंट होती है इनके अंदर, ठीक है। तो एक जो जो थैलस होगा, फीमेल थैलस हमारे पास जो होगा, ये थैलस है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ये फीमेल स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये फीमेल थैलस का एक सेल जो होगा ये एक्ट करना शुरू हो जाएगा किस तरह, आर्चिगोनियल इनिशियल के तौर पर, आर्चिगोनियल इनिशियल, ठीक है। और आर्चिगोनियल इनिशियल के तौर पर एक्ट करेगा और क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। और इसके अंदर एक पैरेलल डिवीजन होगी, ठीक है, एक पैरेलल डिवीजन होगी हॉरिजेंटल लाइन की तरफ, हॉरिजेंटल डिवीजन होगी। और क्या हो जाएगा, एक सेल दो सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर वाला सेल जो होगा इसको क्या कहेंगे, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल की तरह, प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल,
ठीक है, ये इसके तौर पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो नीचे वाला सेल है वो एक्ट कर रहा है प्राइमरी स्टॉक सेल के तौर पर। ये है प्राइमरी स्टॉक सेल, ठीक है। ये स्टॉक सेल के तौर पर काम कर रहा है नीचे वाला सेल। तो ये आगे जाके जो है कि मल्टी सेलुलर स्टॉक बनाएगा, इट फॉर्म्स मल्टी सेलुलर स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट जाके फिर उसके बाद इसके अंदर होगी एक वर्टिकल डिवीजन, ओब्लीक वर्टिकल डिवीजन, ठीक है ना। ओब्लीक डिवीजन होगी इसके अंदर होगी ओब्लीक डिवीजन होगी प्राइमरी। तो अब क्या होगा, अब प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल के अंदर ओब्लीक डिवीजन होगी, ओब्लीक डिवीजन, ठीक है। एक तिरछी डिवीजन होगी, तिरछी इस तरह, और ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये दो, एक था ये दो में हो गया कन्वर्ट, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। ये दो सेल्स के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है ओब्लीक डिवीजन के जरिए, ठीक है। अब उसके बाद इसके अंदर क्या होगी, अब फिर इसके अंदर होगी वर्टिकल डिवीजन, इस तरह। देखो मैं अब आपको बताती हूँ वर्टिकल डिवीजन, ये देखें एग्जाम्पल है, ये इस तरह है ना, सेल पड़ा हुआ दरमियान में से ऐसे होना डिवाइड, ठीक है ना, इस तरह, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल डिवीजन। तो फिर जब ऑब्लीक डिवीजन वाला जो सेल है इसके अंदर नेक्स्ट होगी वर्टिकल डिवीजन, वीडी मैंने लिख दिया है, मतलब कि वर्टिकल डिवीजन यहाँ पे हो गई है। अब वर्टिकल डिवीजन से जो सेल्स बनेंगे, जो सेंटर वाला सेल होगा ना इसको कहेंगे एक्सियल सेल, और जो पेरिफ्री पे होंगे, साइड्स पे होंगे, उसको क्या कहेंगे, पेरिफेरल सेल। ऑब्वियसली वो पेरिफेरी पे हैं, ठीक है ना, उसको हम पेरिफेरल सेल कह देंगे। क्लियर। तो साइड वाले को, दरमियान वाले को एक्सियल और साइड वाले को पेरिफेरल सेल कह देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, एक्सियल और पेरिफेरल सेल हमारे पास आ गए हैं। उसके बाद जो साइड्स वाले सेल हैं उसको क्या कहना है, कवर सेल हमारे पास है, ठीक है। ये वाले, ये दोबारा जो इसको अगर हम व्यू लें साइड से, तो ये हमारे पास जो है वो दरमियान में एक सेंट्रल सेल है, ठीक है, और साइड पे कवर सेल है, ठीक है। और जो साइड्स पे सेल है ये जैकेट इनिशियल के तौर पर एक्ट कर रही हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाले सेल्स जो हैं किसके तौर पर एक्ट कर रहे हैं, जैकेट इनिशियल के तौर पर कर रहे हैं ये एक्ट, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, जो दरमियान वाला है ये प्राइमरी एक्सियल सेल है, प्राइमरी एक्सियल सेल है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे। और उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर होगी डिवीजन, और ये नेक्स्ट अब जाएंगे किन किन सेल्स के अंदर, अभी हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पे ये जो होंगे नेक्स्ट डिवीजन से, इनके अंदर जब डिवीजन होगी तो ऊपर वाले सेल्स होंगे, इसको हम कहेंगे नेक कनाल सेल्स, ठीक है। सबसे ऊपर वाले होंगे हमारे पास कवर सेल्स, ठीक है। फिर उसके अलावा वेंट्रल इनिशियल सेल्स यहाँ पे हमारे पास आएंगे। वेंटर, हमें पता है वेंटर वो स्ट्रक्चर होता है जो ब्रेक करके, जब फर्टिलाइजेशन होनी होती है तो ये ब्रेक करके पानी में एक म्यूसिलेज कवर जो होता है फ्लूइड सा बना देता है, और जिसको स्पर्म डिटेक्ट करके आ जाता है एग की तरफ, ठीक है। तो ये वेंटर इनिशियल सेल है, ये हमारे पास है दरमियान में, जो सेंटर में है ये हमारे पास है प्राइमरी वेंटर सेल। अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो नेक और वेंटर वगैरह सब कुछ बन चुका है, ठीक है। और एट द एंड हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। तो जो इस स्ट्रक्चर में ये हमारे पास क्या है, आर्चिगोनिया आ गई है हमारे पास फर्दर डिवीजन से। और ये जो ऊपर है यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे एग सेल है, ठीक है। और ये जो सेल है ये हमारे पास है नेक कनाल के सेल, नेक कनाल सेल्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये जो साइड्स पे ये हमारे पास कवर सेल्स हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कवर सेल्स हमारे पास भी आ गए हैं, ठीक है। और नीचे की तरफ ये जहाँ पे जो है पोर्शन है ये किसका है, वेंटर के सेल का। इन्होंने ब्रेक करके पानी में एक म्यूसिलेज कवरिंग बनानी है जिसको स्पर्म ने डिटेक्ट करके आना है और फर्टिलाइजेशन होनी है एग के साथ। यहाँ से आएगा स्पर्म, ठीक है, कि मैं स्पर्म भी यहाँ पे बना देती हूँ फ्लैजुलर, और ये इसने आगे यहाँ पे करनी है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाना है, जाइगोट, जो कि 2n होना है। 2n जाइगोट ने
जो होता है डिप्लॉयड एम्ब्रियो के अंदर जो होना है इसने माइटोसिस से चले जाना है, फिर उसके बाद एम्ब्रियो ने फिर माइटोसिस करनी है और चले जाना है किसके अंदर, स्पोरोफाइट के अंदर, जो भी वो भी स्पोरोफाइट भी 2n ही होता है, और स्पोरोफाइट ने फिर मियोसिस करके स्पोर्स बनाने हैं, स्पोर्स ने एक सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर गिर के फिर जर्मिनेट कर जाना है। इसी तरह ही मार्केंशिया का लाइफ साइकिल जो होता है वो कंटिन्यू रहता है। तो आई होप सो कि आपको मार्केंशिया की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।